हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी फॉर्म में इन वीडियो से बेनिफिट हो रहे हैं, चैनल से बेनिफिट हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर मी। और अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि फर्दर कम्युनिटी इससे बेनिफिट हो सकती है, प्लीज डू दैट इज वेल। और जहां तक आज के पूरे इस सेशन की बात अगर हम करें, इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल सेशन। क्योंकि कुछ आज ऐसे एडिटोरियल और कुछ ऐसे एक्सप्लेन सेक्शन आए हैं जो पिछले 1-2 महीने से, अगर हम इफ आई गिव माई ओपिनियन ऑन दैट, वो आज तक का सबसे क्रिस्प, सबसे ज्यादा नुआंस्ड और सबसे ज्यादा प्रिसाइज एडिटोरियल एक द हिंदू में आया है पिछले 1-2 महीने से, जो हम कवर कर रहे हैं। तो उसको मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कवर करूंगी, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, बर्निंग फ्यूल टू कैरी फ्यूल, गवर्नमेंट इथेनॉल प्रोग्राम टू फेस ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस। आपको पता है हम एथेनॉल से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑन एथेनॉल। जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फेस अप करने पड़ेंगे। आपको पता है ब्रोकन राइस के ऊपर भी जो एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया है ताकि हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सफर ना करे। तो गवर्नमेंट अपने पार्ट पे बहुत सारे स्टेप्स ऐसे ले रही है। लेकिन ऑब्वियसली चैलेंजेस क्या है, हर प्रोग्राम किसी ना किसी चैलेंज के साथ आता है। और इसके सबसे बड़े 2 चैलेंजेस निकलते हैं जो हम इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, आप एक तो आपका एम क्या है बेसिकली, कि आप इन्वायरमेंट में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं फ्यूल के माध्यम से, उसे आप कर्ब करें, राइट। लेकिन आपको क्या पता कि आपके ट्रांसपोर्ट की वजह से ही वो सारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आप कर्ब करने की कोशिश कर रहे हो वो कॉम्पनसेट हो जाए, क्योंकि आपके ट्रांसपोर्ट करते हुए ही वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आप एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो हम इस पूरे पैराग्राफ की कर्सरी रीडिंग देंगे और आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इंडिया का जो एथेनॉल प्रोडक्शन है, जो ब्लेंडिंग करने के लिए पेट्रोल के साथ, कितना हुआ करता था 2013-14 में? 38 करोड़ लीटर्स हुआ करता था। अभी अगर हम 2021-22 के सप्लाई ईयर की बात करें तो 450 करोड़ लीटर्स हो चुका है। तो आप राइस खुद में ही देख सकते हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू मेक इट हैपन, टू मेक इट कॉन्क्रीट। तो अगर हम बात करें इन तरह की सप्लाईज हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में 20% जो अपना मार्क है 2025-26 तक अटेन करना है, जिसके लिए हम प्रोजेक्ट करते हैं, नीति आयोग का डेटा प्रोजेक्ट करता है कि हमें अराउंड 1016 करोड़ लीटर चाहिए होगा। ओके, लेकिन अराइज होता है एक नया लॉजिस्टिक्स चैलेंज। लॉजिस्टिक्स जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था लॉजिस्टिक्स वो हर प्रोसेस होता है जो किसी चीज के प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक पूरी साइकिल में इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने ट्रांसपोर्ट करना है, आपने कोल्ड स्टोरेज करनी है किसी प्रोडक्ट की, आपने स्टोरेज करनी है, ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं लॉजिस्टिक्स के अंडर आते हैं। अब लॉजिस्टिक्स का चैलेंज क्या इमर्ज हो रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में? देखिए क्या है कि इसमें देखिए क्या लिखा है, मूविंग दिस ऑल्टरनेटिव फ्यूल फ्रॉम डिस्टिलरीज टू ब्लेंडिंग डिपोज एंड रिटेल पॉइंट। देखिए रिटेल पॉइंट्स में या फिर जो ब्लेंडिंग डिपोज हैं, आप जहां पे भी जो डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा है एथेनॉल का, ऑब्वियसली उसको आप ट्रांसपोर्ट तो करेंगे ताकि ब्लेंडिंग हो सके उसके ब्लेंडिंग डिपोज पे, ठीक है। तो अभी क्या है, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन रोड, मतलब रोड के माध्यम से ट्रक टैंकर जाते हैं और क्या करते हैं, वो जहां से डिस्टिलेशन हुई है उस फर्म से वो ब्लेंडिंग डिपोज तक छोड़ के आते हैं। अब आप ट्रक यूज कर रहे हो, रोड का माध्यम यूज कर रहे हो, और कैरिंग 1016 करोड़ लीटर्स वुड रिक्वायर अबाउट 3.5 लाख टैंकर्स एट एन एवरेज। आप देखिए कितना ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। 3.5 लाख टैंकर्स, जिसकी कैपेसिटी कम से कम 29 किलो लीटर्स होनी चाहिए। नॉट ओनली दिस, ऑब्वियसली ये एक चैलेंज नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज आएगा। बट बर्निंग फ्यूल टू मूव फ्यूल, आप सोचिए जब आप रोड के माध्यम से जब आप ट्रक्स के थ्रू लेके जाएंगे ऑयल को, तो ट्रक क्या पानी पे तो नहीं चलाओगे आप, है ना, ऑब्वियसली उसके अंदर भी फ्यूल लगेगा। तो इन द सेंस जो उसमें पेट्रोल डीजल जा रहा है उससे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा ही। तो हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा अपने में ही ये एक
एम्बिवेलेंट सिचुएशन हो गई कि आप एक तरफ से ग्रीन हाउस गैस कर्ब तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद हमने कॉन्टेम्पलेट नहीं किया कि एक और इशू ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड अराइज हो सकता है। अब देखिए गवर्नमेंट को इनकी क्या सजेशन है, ये दे रहे हैं जो मिस्टर गोयल, ये क्या कह रहे हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश बेस्ड शुगर प्राइवेट लिमिटेड के, इन्होंने कहा है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को कंसिडर कर सकती है इथेनॉल के मूवमेंट के लिए। जैसे इनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि आप डेडिकेटेड पाइपलाइंस बनाइए जो सीधा डिसिलेशन जहाँ पे हो रही है सीधा जो डिपोज हैं, ब्लेंडिंग डिपोज हैं, वहां तक पाइपलाइन के माध्यम से आप पहुंचा दीजिए। या तो आप रेल टैंक वेगन्स के थ्रू ले जा सकते हैं, या फिर कोस्टल एरियाज में फेरीज के थ्रू जो लोकल शिप जो बोट्स होती हैं, लोकल बोट्स होती हैं, उनके थ्रू ले जा सकते हैं। अब देखिए इन्होंने एक और यहाँ पे सजेशन दिया है, अगर आप एक बहुत ही कंसिस्टेंट न्यूज़पेपर फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा एक स्कीम भी है इससे रिलेटेड, लास्ट ईयर में आई थी। तो देखिए रोरो, वो इन्होंने कहा है आप रोरो को भी कंसिडर कर सकते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ मॉडल ऑफ मूविंग एथेनॉल ट्रक टैंकर्स देमसेल्व्स बाय रेल। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये होता है ये होते हैं रेल ऑफ जो रेलवेज के थ्रू रोल ऑन रोल ऑफ जो रेलवे का ट्रैक है, यहाँ पे एक रैक सा लगा होता है इंजन के बाद, ठीक है, उसके ऊपर आप सीधा ट्रक टैंकर चढ़ जाते हैं और फिर जहां से आपने डिसिलेशन से लिया आप उसको ब्लेंडिंग डिपोज तक उतार दीजिए। इससे देखिए हाँ जो टैंकर्स हैं उनका खर्चा तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का वो जो चैलेंज है उसको आप डील कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप पाइपलाइंस बनाएंगे डेडिकेटेड, पर क्योंकि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना अभी ऐसे एकदम तो नहीं हो सकता, तो तब तक इसको तो डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। तो ये इनका सजेशन है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अब मैं आपको जो भी बात बोलूं वो आज तक शायद आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हो, लेकिन मैंने स्पेशली आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसको कवर करने के लिए कुछ अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं, तो हम उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी कर्सरी रीडिंग देंगे। व्हाट बैंकिंग लिक्विडिटी गोइंग इनटू डेफिसिट मोड मीन्स। अब देखिए क्या हुआ है, पहली बार मई 2019 से लेके अभी तक जो बैंकिंग सिस्टम है, जो उसकी लिक्विडिटी सिचुएशन है, वो एक डेफिसिट मोड में चली गई है सितंबर 20 को। अब आप सोचेंगे कि बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी क्या होता है, पहले तो आप ये बताएं, है ना। तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितना इन हैंड कैश, मतलब रेडिली अवेलेबल कैश है बैंक के पास, जो अपने शॉर्ट टर्म लेंडिंग पर्पसेस के लिए या फाइनेंशियल नीड्स के लिए या बिजनेस नीड्स के लिए उनके पास रखा रहता है। ठीक है, जो कैश बिल्कुल उनके हाथ में है, अगर कोई अभी लोन मांगने आए या कुछ अपना निकालने आए पैसे, तो आप वो मतलब उस टाइम दे सके, आप समझ रहे हैं, विड्रॉ करने कोई पैसे आए, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। यूजुअली हम बहुत ही लेमन टर्म्स में इसे मनी सप्लाई इन तरह की बातें ही बोल देते हैं। इट इज रेडी मनी इन हैंड विद द बैंक्स। ओके, तो अगर हम एक पर्टिकुलर दिन की बात करें तो एक बैंकिंग सिस्टम अगर एक बैंकिंग सिस्टम नेट बोरोअर है आरबीआई से अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो सिस्टम जो सिस्टम की लिक्विडिटी है उसे हम डेफिसिट में कहते हैं। अब देखिए, अब आपको ये चीज नहीं समझ आई होगी तो मैं आपको बताती हूँ, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि क्या होता है कि अगर जो बैंक्स हैं, बैंक क्या करता है, खुद आरबीआई से लोन लेता है ताकि वो आगे लोन दे सके, है ना। यही तो रेपो रेट का पूरा कॉन्सेप्ट है। बैंक्स रेपो रेट पे आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, उस इंटरेस्ट रेट पे, फिर रेपो रेट ऑब्वियसली आप ट्रांसमिट भी तो करोगे, बाय चांस रेपो रेट बढ़ गया, वो बहुत महंगा मिल रहा है आपको लोन महंगा मिल रहा है तो आप सस्ता कैसे दे सकते हो, फिर ऑलमोस्ट उतना ही इंटरेस्ट रेट आप आगे जो बोरोवर्स हैं उनको देते हो। तो अगर बाय चांस जो बैंकिंग सिस्टम है वो आरबीआई से एक नेट बोरोवर है, यानी कि उनके पास वो बहुत बोरो कर रहे हैं आरबीआई से आगे लेंड करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो लिक्विडिटी के डेफिसिट मोड में है, यानी कि उनके पास खुद के पास कैश जो हैंड में है वो अवेलेबल नहीं है। Okay, if you are a net borrower, then that means the system entirely is in a liquidity deficit mode. और अगर by chance बैंकिंग सिस्टम एक नेट लेंडर है आरबीआई को, तो सिस्टम लिक्विडिटी सेट टू बी सरप्लस। ये कब होता है, ये देखिए, मैंने आपको जब रेपो रेट समझाया था तब मैंने आपको रिवर्स रेपो रेट भी समझाया था। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो कैश है, जो लिक्विडिटी है, वो ज्यादा हो जाती है बैंक के पास, राइट। अब क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, अगर उसे कभी कभी मनी सप्लाई अब्सॉर्ब करनी हो मार्केट से,
तो आरबीआई क्या करती है, एक अच्छा खासा रिवर्स रेपो रेट देती है। अब रिवर्स रेपो रेट पे आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेशन कर सकते हैं, आप पार्क करते हैं अपने सरप्लस मनी को आरबीआई के साथ, आरबीआई के पास आप पार्क कर देंगे, तो फिर ये जो सरप्लस मनी है उस पे आरबीआई आपको इंटरेस्ट रेट देता है, तो मतलब बैंक्स के लिए मुनाफा होता है इस वजह से, ठीक है। तो अगर तो आप एक नेट लेंडर हैं आरबीआई को रिवर्स रेपो रेट के मैकेनिज्म के अंडर, तो फिर आप लिक्विडिटी सरप्लस का सिचुएशन कहलाती है। अगर हम एलएएफ की बात करें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें, तो ऑब्वियसली इसी माध्यम के तहत आरबीआई के जो ऑपरेशंस होते हैं जिससे वो इंजेक्ट या अब्सॉर्ब करता है लिक्विडिटी, वो पूरे इसी मैकेनिज्म के अंडर आते हैं। ओके, व्हाट हैज ट्रिगर्ड दिस डेफिसिट? अब ये तो हमें पता चल गया कि डेफिसिट है, अभी रिसेंटली सितंबर 20 को हुआ है ऐसा, लेकिन अब इसके रीजंस क्या है, ठीक है। तो इस आर्टिकल का ये कहना है कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले हियर। ओके, कैसे क्या 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 फैक्टर्स हो सकते हैं? नंबर 1 ये है अपटिक इन द बैंक क्रेडिट, मतलब अचानक से इकोनॉमी रिवाइव करने लगी है, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है तो डिफरेंट सेक्टर्स ओपन अप हो रहे हैं, खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्री पैंडेमिक लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होगा तो क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या पता उनके पास क्रेडिट सही हो, मतलब जितना यूजुअली वो रखते हैं लिक्विडिटी उतनी हो, लेकिन डिमांड क्रेडिट की बढ़ गई हो, राइट। तो इस वजह से ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जो बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है, और आज तक जितने भी डेफिसिट मोड्स आए हैं यूजुअली टेम्परेरी ही आए हैं, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर इसे ये होता है कि एडवांस टैक्स पेमेंट्स बाय कॉर्पोरेट्स। कभी कभी जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडवांस में सरकार को अपनी जीएसटी पेमेंट्स, जितनी भी और पेमेंट्स हैं, वो टैक्स पेमेंट्स पहले ही कर देती हैं। ऑलराइट, तो जिस वजह से हम देखते हैं कि जीएसटी सर्ज बढ़ गया 1 लाख करोड़ से ज्यादा, एक मंथ में वो देखा हमने उनके पास कलेक्शन। तो इन तरह की चीजें की वजह से भी अचानक से उन्होंने टैक्स पेमेंट के लिए कॉर्पोरेट्स ने इनसे पैसे ले लिए, जिस वजह से अब इनके पास लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गई है। नंबर 3 क्या है, इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ नॉट कीपिंग पेस विद द क्रेडिट डिमांड। क्या पता जो सेव करते हैं मनी, वो अपनी मनी ज्यादा डिपॉजिट कर ही ना रहे हो, या फिर मनी डिपॉजिट तो कर रहे हैं पर इतनी नहीं कर रहे जितनी क्रेडिट की डिमांड बढ़ रही है, तो मिसमैच हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक और फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, बिसाइड्स देयर इज द कंटिन्यूअस इंटरवेंशन ऑफ द आरबीआई टू स्टेम द फॉल इन द रूपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। आपको पता है 81 रुपी पर डॉलर हो चुका है। अब इसको कर्व करने के लिए हमारी रूपी कितनी डेप्रिशिएट होने देगा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, कुछ फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन करता है। अब देखिए ये वर्ड ना, ये लाइन आपको हर एडिटोरियल, हर हेडलाइन में ये पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉरेक्स मार्केट में रूपी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे करता है, क्या इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है आरबीआई का? ओके, कभी आपने सोचा है कि कैसे एक सेंट्रल बैंक अपने करेंसी जो है, डोमेस्टिक करेंसी है, उसके डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को कंट्रोल कर सकता है? तो देखिए क्या होता है बेसिकली, ये मैकेनिज्म क्या है, आप कैसे कर सकते हो, या तो आप परचेज कर लो या फिर आप सेल कर दो यूएस डॉलर्स की, क्योंकि यूएस डॉलर ही तो बेंचमार्क है, उसी के अगेंस्ट तो हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। तो आरबीआई क्या करता है, इस लिक्विडिटी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, अगर तो सपोज करिए कि आप परचेज कर रही है, आरबीआई परचेज कर रही है मार्केट में से यूएस डॉलर्स को, ठीक है। तो जब आपने यूएस डॉलर दिए तो आरबीआई रिटर्न में भी तो कुछ करेगी, परचेज कर रही है ना वो तो यूएस डॉलर मार्केट से, तो रिटर्न में क्या आया, रुपी आया, है ना। तो इससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अगर बाय चांस आरबीआई क्या कर रही है, सेल कर रही है यूएस डॉलर्स को, ठीक है, जब आपने यूएस डॉलर सेल किए तो आपने रुपी सक कर ली मार्केट में से, इससे क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ द प्राइमरी रुपी लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। अभी क्या कर रही है आरबीआई, क्योंकि हमारा जो, देखिए जब भी कोई चीज बहुत बल्क में हो जाती है ना, अगर बाय चांस रुपी बहुत बल्क में मार्केट में अवेलेबल है, तो जो भी चीज आपके पास फ्री में मिल रही है, ज्यादा है, उसकी डिमांड यूजुअली नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से आप सोचिए कम ही हो जाती है। जो चीज हमें पता है रेडिली अवेलेबल है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कम हो जाती है। वैसे ही अगर रुपी बहुत ज्यादा रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब क्योंकि हमारी रुपी डेप्रिशिएट हो रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, रुपी सक करना चाहेगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपना फॉरेक्स जो उसके पास बचा हुआ है उसमें से यूएस डॉलर्स निकाल के मार्केट को दे रहा है, और रुपी मार्केट से ले रहा है, तो जिससे थोड़ा बहुत होना कम हो जाए। तो इसके तहत क्या हुआ, लिक्विडिटी कम कर रहे हो आप रुपी ले रहे हो, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। Now, how will this impact consumers?
अब देखिए ये है बहुत 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 डिफिकल्ट। बहुत ही कम लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं उनसे आज एक क्वेश्चन पूछूं यील्ड, बॉन्ड प्राइस या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो सही आंसर्स नहीं दे पाएंगे। अगर तो आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं पाता है इस चीज को, हमें बार बार इस चीज को रिवाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, भूल जाते हैं, लिंक नहीं समझ आता, तो इसीलिए मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ओके, इंडियन एक्सप्रेस में ही एक्सप्लेन सेक्शन में अभी थोड़े टाइम पहले एक पूरा डिटेल्ड सेक्शन आया था जीसेक के ऊपर, मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगी। ओके, हाउ विल दिस इम्पैक्ट कंज्यूमर्स? A tight liquidity condition could lead to rise in the government security yields। अगर एक टाइट लिक्विडिटी कंडीशन होगी तो जीसेक के जो यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, एक तरह से आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही कह सकते हैं इन्हें, उनका यील्ड बढ़ जाएगा। अगर उनका यील्ड बढ़ गया तो साइमल्टेनियसली सब्सिक्वेंटली क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा कंज्यूमर्स के लिए वो भी बढ़ जाएगा। फिर कंज्यूमर्स क्या करेंगे, लोन नहीं ले पाएंगे, लोन नहीं ले पाएंगे तो स्लो डाउन होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। ये सब कुछ आपको पता है। अब हमें देखना है ये G6 एक्शन में मतलब क्या है यील्ड, व्हाट इज यील्ड। अब देखिए आपको G6 तो पता है क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट G6 के थ्रू बोरो करने की कोशिश करती है पब्लिक से, पहले आप ये समझ लीजिए। क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स गवर्नमेंट को क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता है लोगों के वेलफेयर के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए, ठीक है, और उनके पास रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं आता है पर एक्सपेंडिचर उनके सिर पे बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या होता है, कभी कभी उनको बोरो करने की जरूरत पड़ जाती है पब्लिक से, और जीसेक इज द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट फॉर पब्लिक। क्यों? क्योंकि एक बारी को एक कंपनी डिसॉल्व हो गई तो शायद आपकी पेमेंट आपको वापस ना मिले, लेकिन गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस ना मिले। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, भारत बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जैसे भी, आपको ये बात पता होगी। अब हम बात करें, एक लाइन यहाँ पे लिखी है जिसे आप पढ़िए अगर बाई चांस ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गई तो इसका जो मीनिंग है वो हम जब तक पूरी ये स्लाइड पूरी कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा। जो जीसेक के यील्ड्स हैं वो दे चेंज ओवर टाइम, मतलब इनफैक्ट अगर हम एक दिन की बात करें, एक दिन में ही बहुत बार जो यील्ड है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो चेंज हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो जीसेक का स्ट्रक्चर है, जिस मैनर में जीसेक का स्ट्रक्चरिंग होती है वो ही इस चीज को एनेबल करता है। अब हम देखते हैं जीसेक का स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, हर जीसेक होता है, हर एक जीसेक की, हर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी की एक होती है फेस वैल्यू, एक होता है कूपन पेमेंट और एक होता है प्राइस। ठीक है, फेस वैल्यू, कूपन पेमेंट और प्राइस। डोंट वरी, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ओके, और जो प्राइस ऑफ बॉन्ड होता है जो यहाँ लिखा है वो मे और मे नॉट बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ये जो फेस वैल्यू है, प्राइस जरूरी नहीं है कि सेम हो। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सपोज करिए गवर्नमेंट फ्लोट करते हैं 10 ईयर जीसेक। ओके, देखिए ऑब्वियसली मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली या जो कूपन पेमेंट आपको लॉन्ग टर्म यानी कि 10 ईयर उस पर मिलेगी जीसेक पे, वो ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू 5 ईयर्स, क्योंकि 10 साल के लिए आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपके पास नहीं रहेगा। द लॉजिक सेज दैट। ओके, तो अब चलिए ये देखते हैं हम, अगर गवर्नमेंट एक 10 ईयर जीसेक को फ्लोट करता है मार्केट में जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है। ओके, और कूपन पेमेंट ₹5 है। देखिए कूपन पेमेंट क्या होता है, कई लोग इसे इंटरेस्ट समझते हैं, ये इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट रेट नहीं होता कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट एक पेमेंट है, एक अमाउंट है, मतलब इन्होंने जो सरकार है उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया, ₹100 का ये फेस वैल्यू है हमारे बॉन्ड का, इस पे ₹5 आपको हम क्या देंगे, कूपन पेमेंट देंगे। अब वो इंटरेस्ट रेट कैसे बदलता है वो हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमें बाय करना है एक सिंगल जीसेक को गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ₹100 देने पड़ेंगे, फेस वैल्यू ₹100 है। ओके, और फिर क्या होगा, गवर्नमेंट हमें आज प्रॉमिस करेगी, ठीक है हम आपसे ₹100 ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये पूरा ₹100 वापस कर देंगे 10 साल के बाद। और दूसरा, सिर्फ ₹100 ही वापस नहीं करेंगे बल्कि हर साल हम आपको ₹5 भी दिया करेंगे जब तक 10 साल पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि हमारी कूपन पेमेंट हमारी जीसेक की ₹5 है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब देखिए बात क्या है, इस टाइम पे अगर हम बात करें, आज की बात करें, तो इस जीसेक की फेस वैल्यू प्राइस की फेस वैल्यू के इक्वल है। ओके, और इसका यील्ड क्या हुआ, क्योंकि ₹5 हर साल देंगे तो अगर ₹100 का हम ₹5 निकाले तो कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विच इज 5%।
अब देखिए, अब आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे जीसेक यील्ड जो हैं दे गो अप एंड डाउन। अब आप इमेजिन करिए एक सिनेरियो के बारे में जिसमें गवर्नमेंट क्या फ्लोट करती है, सिर्फ एक ही जीसेक, ठीक है, और दो पीपल उसको खरीदना चाहते हैं। अब देखिए कंपटीशन आ गया ना, एक ही जीसेक के लिए एक बॉन्ड को खरीदने वाले दो लोग हैं। ऑब्वियसली जब एक उसके भाव बढ़ गया, राइट, एक चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई जब उनके जो खरीदवार हैं बढ़ गए, राइट, तो फिर कंपिटिटिव बिडिंग आएगी। कंपिटिटिव बिडिंग के थ्रू क्या होगा, जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है वो इट माइट रेज फ्रॉम द फेस वैल्यू। फेस क्या होता है, जो आपका फेस एक बार सेट हो गया, फेस तो नहीं बदल जाता, वो 100 रुपए ही रहेगा, लेकिन प्राइस बढ़ सकता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड कब फेस वैल्यू के सेम नहीं होते। अगर कंपेटिटिवनेस आ गई, कंपेटिटिव बिड आ गया, तो उसके बाद प्राइस जो है वो उससे बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्राइस अब बढ़ गया क्योंकि अब ऑब्वियसली खरीदने वाले दो लोग हैं। तो अगर सपोज करिए कि ₹105 आ गया, ठीक है, प्राइस 105 हो गया, फेस वैल्यू 100 ही है, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि एक और लेंडर आ गया, एक और खरीदवार आ गया बेसिकली। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि एक और आ गया, तो फिर प्राइस क्या हो गया, इट विल फर्दर गो अप टू ₹110, ओके, एंड द फेस वैल्यू स्टिल रिमेन्स ₹100। दिस यू मस्ट कीप इन माइंड, ओके। लेकिन अब एक क्रूशियल थिंग ये है कि कूपन पेमेंट तो अभी भी वही है ना, ₹5 है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर बाय चांस अगर आप नंबर 1 वाले बायर हैं, अगर आप 100 रुपए पे ही खरीदते हैं, ठीक है, 100 रुपए में ही खरीदते हैं अगर आप उस बॉन्ड को, उस जीसेक को, तो आपको यील्ड कितनी मिलेगी, 5%, ठीक है। आपका यील्ड कितना हुआ, 5%, ओके। अगर बाय चांस जो प्राइस है बॉन्ड का वो 105 पे आप खरीदते हैं, ठीक है, तो यील्ड विल फॉल, ओके। ये रिश्ता होता है बॉन्ड प्राइस और यील्ड में, व्हेन बॉन्ड प्राइस गोज अप द यील्ड फॉल्स, ओके। क्यों, क्योंकि देखिए कूपन पेमेंट फिक्स्ड है ₹5, लेकिन 105 का ₹5 कितना होता है, 4.76%। अब आपको समझ आ रहा होगा, ओके। अगर हम बात करें सेकंड पर्सन जो है, ये चीज आपको समझ आ गई कि 4.76% होता है, ओके। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे जो यील्ड है वो इट गोज अप एंड डाउन। फिर अगर हम बात करें कि इफ बिडिंग लीड्स टू द प्राइस गोइंग टू ₹110, तो फिर थर्ड पर्सन जो है जिसने 110 की प्राइस पे बॉन्ड को खरीदा, उसके पास यील्ड कितनी हुई, कूपन पेमेंट तो 5 ही मिलनी है ना हर साल, तो ₹5 ₹110 का कितना हुआ, 4.54%, है ना। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए अब आप पहले मेरी बात सुनिए फिर हम इसको पढ़ते हैं। एक सिंपल सी बात है, जब आप अपने पास से, आपको बहुत जरूरत है, आपके पास बहुत ही तंगी आ गई है और आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा करना है अपनी लाइफ का, ठीक है, और आपके पास कोई माध्यम नहीं है, तो आप बोरो करने की सोचते हैं, आपके पास एक बॉन्ड है, ठीक है। आप इतनी तंगी में, यूजुअली जब हम एक किसी ऐसे क्राइसिस में होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं यार, मतलब रिस्की लोगों को लगेगा हम क्यों इसको पैसे दें, क्योंकि ये तो पता नहीं वापस भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइट, ये तो इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ है। तो फिर आप करेंगे, आप कहेंगे उनको, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपको इतना रिस्की लग रहा है तो हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे देंगे, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब एक चीज रिस्की हो जाती है तो आप किसी भी तरह से, किसी भी बला से उसको टालना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देके भी उसको खरीदना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, उस पैसे को लेना चाहते हैं। तो वही G6 का भी हाल है। अगर तो जो हमने 5% वाली चीज देखी, अगर कंपेटिटिवनेस है ही नहीं, खरीदवार है ही नहीं, तो समझ रहे हैं आप, उसका जो यील्ड है वो ज्यादा ही रहेगा ना। आप समझ रहे हैं, जो 5% वाली यील्ड थी, अगर सिर्फ 5% ही मिल रहा होता स्टार्टिंग में 100 रुपए फेस वैल्यू का, तो इसका मतलब और कोई खरीदवार है ही नहीं, कंपेटिटर है ही नहीं कोई खरीदने वाला। तो वो रिस्की है, वो डॉक्यूमेंट रिस्की है, बाई चांस और 3-4 खरीदवार आ गए तो यील्ड कम होता गया, 4.76%, 4.54%। तो इससे पता चला कि वो यील्ड को खरीदने वाले बहुत हैं, बहुत लोग इंटरेस्टेड है, मतलब गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी है वो रिस्की नहीं है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो यही चीज यहाँ पे दोहराई गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर देखिए क्या है, अगर जीसेक यील्ड है, अगर 10 ईयर बॉन्ड की बात करें, अगर वो ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है जो लेंडर है, लेंडर्स आर डिमांडिंग इवन मोर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। मतलब इन द सेंस ये है कि अगर बाय चांस यील्ड बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की, तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूजुअली क्या करेंगे, किसी प्राइवेट बॉन्ड को खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है जीसेक बड़ा रिस्की है, ओके। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर क्या होगा कि अगर हम लेंडिंग की बात करें, तो अगर जीसेक का जो यील्ड है वो ज़्यादा बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाएंगे, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यील्ड बढ़ गया तो 5%, वो ज़्यादा हुआ, वो रिस्की है। तो यही चीज़ क्या होगी, जो गवर्नमेंट को लेंड करना रिस्कियर हो जाएगा। तो हम यही चीज़ समझ रहे हैं कि लिक्विडिटी के
टर्म्स में। ओके अगर एक टाइटर लिक्विडिटी कंडीशन होगी तो हमें क्या होगा, हमें बिल्कुल रिस्क, हमें लगेगा कि सरकार पता नहीं हमें पेमेंट दे भी पाएगी वापस कि नहीं पे कर पाएगी, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाउ कैन आरबीआई डील विद दिस सिचुएशन? तो फिर देखिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज लिखी है कि अगर करंट लिक्विडिटी डेफिसिट सिचुएशन जो है वो टेम्पररी है, टेम्पररी कब हो सकती है, यूजुअली जो एडवांस टैक्स फ्लो के बारे में मैंने आपको बताया, तब तो आरबीआई डज नॉट रियली हैव टू एक्ट एट ऑल, कुछ भी नहीं करना आरबीआई को, अपने आप फंड्स वुड इवेंचुअली कम बैक इनटू द सिस्टम। हाउएवर इफ इट इज अ लॉन्गर टर्म प्रॉब्लम, तो क्या होगा, आरबीआई को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। लिक्विडिटी सिस्टम कैसे आरबीआई एनहांस कर सकता है, ऑब्वियसली वो रुपीज वापस देना शुरू कर देगा, डॉलर्स को सक करना शुरू कर देगा, लेकिन वो अलग बात है कि रुपी फर्दर डेप्रिशिएट होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब हम देखते हैं बाकी इंडियन एक्सप्रेस के लेफ्ट ओवर आर्टिकल्स। All right, just India-China border standoff a bilateral matter. We will stay away. Russia envoy. देखिए मैं आपको इस बात को समझाने से पहले, इस आर्टिकल की एक रीडिंग देने से पहले तो ये बताना चाह देती हूँ कि जब 2020 में ये गलवान वैली क्लैश हुआ था, अगर तो आपने तब न्यूज़ देखी थी तो आपको बहुत विविडली आपके दिमाग में ये चीज़ याद होगी कि रशिया ने क्या कहा था, अगर कल को चाइना में इन्वेड करता है, चाइना और भारत में कोई वॉर होती है, रशिया फर्म टर्म्स में इंडिया को बैक करेगा, इनफैक्ट अपनी मिसाइल्स भी भेजेगा यहाँ पे हमें मदद करने के लिए। लेकिन जस्ट लुक एट द ग्लोबल सिनेरियो, हाउ इट हैज चेंज्ड इन फ्रैक्शंस ऑफ ईयर्स, है ना, कि कैसे सब कुछ चेंज हो गया। आज रशिया का स्टैंड क्या है, रशिया ने अब ऑब्वियसली चाइना के लिए इतना इंक्लिनेशन रशिया में बढ़ गया है, इट हैज नो चॉइस, वी कांट रियली ब्लेम रशिया फॉर दैट। पर अब रशिया ने क्या कहा है कि जो भारत और चीन का जो ये मामला है स्टैंड ऑफ का, ये एक बायलेटरल मुद्दा है, तो दोनों कंट्रीज में रशिया तो बिल्कुल इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता। और इन्होंने ये बोला है कि देखिए यूएस क्या कर रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जानबूझ के भारत और चाइना में इस तरह के सस्पेशन को पैदा कर रही हैं, गलत फहमियों को पैदा कर रही हैं, ताकि जो देखिए असली दुश्मन कौन है चाइना का, यूएस है ना, राइवल तो वही है ना, इकोनॉमिक राइवल प्रेजेंटली। तो यूएस क्या कर रहा है जानबूझ के, इनका ये कहना है कि भारत और चीन में लड़ाई पड़वा दो, फिर भारत को भी चीन के अगेंस्ट कर दो, फिर एक और फ्रेंड यूएसए को मिल गया जो वो उसको चाइना से जीतने में हेल्प करेगा। ये सिर्फ इनका ये कहना है कि वेस्ट करता है। अब देखिए बात क्या है, जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया इन डिप्लोमेट से कि आपका क्या कहना है, टुडेज एरा इज नॉट अ वॉर, ये सेंटेंस तो इतना ज्यादा मतलब बड़ी बात बन गई है कि हर यूएस यूके के, फ्रांस के मैक्रोन, आपको बताया था कल स्टेटमेंट के, उन्होंने क्या कहा था, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने सही कहा, उन्होंने ये चीज बोली थी। तो इनका ये कहना है, देखिए आपने क्या किया है, वेस्ट ने, वेस्टर्न लीडर्स यही करते हैं, वो कन्वीनियंटली वो वाला पिक कर लेते हैं पार्ट जो उनके लिए कन्वीनियंट होता है, फिर उसको रिटोरिक बना देते हैं हर चीज पे, ठीक है। और वही वेस्ट कर रहा है, कहते हैं आपने पूरी कॉन्वर्सेशन तो देखी नहीं कि पुतिन और मिस्टर मोदी कितना अच्छा कॉमराडरी शेयर करते हैं, वो तो आपने देखा नहीं, आपने बस एक लाइन पकड़ ली मिस्टर मोदी की, अब वेस्ट उसी को बोले जा रहा है हर जगह। Alright, sharp rise in hate crimes in Canada, India advisory to its nationals. Okay, I just talked to you about the referendum that happened अभी रिसेंटली ओंटारियो में, मैंने आपको ये बात कल बताई थी। उस रेफरेंडम में सबको इनवाइट किया गया कि वो डायरेक्ट वोटिंग करें कि वो एक सेपरेट खालिस्तान चाहते हैं विद शिमला एज इट्स कैपिटल। आई डोंट नो व्हाई न्यूज़पेपर्स हैवंट रियली कवर्ड दिस मैटर इन अ नाइस मैनर, इन एन इलैबोरेट मैनर, बट इट इज एन इशू जो बहुत ही उसमें समझाया जाना चाहिए कैसे है, बट नेवरदलेस। तो देखिए अब इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने ऑब्वियसली कनाडा के काउंटर पार्ट्स को तो बोल ही दिया है कि अभी तक क्यों नहीं, मतलब इस पे कोई बात की जा रही, क्यों नहीं अभी तक कोई एक्शन लिया जा रहा। उसके खिलाफ, उसके साइड में इंडिया ने अपनी एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी निकाली है, जो हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे नेशनल्स हैं, कि आप विजिलेंट रहिए, आप कॉशियस रहिए, क्योंकि जितना तरह का एक हम शार्प इंक्रीज देख रहे हैं इंसिडेंट्स ऑफ हेट क्राइम, ऑब्वियसली सिर्फ कनाडा में नहीं हो रहा, ये सेक्टेरियन वायलेंस हमने यूके के लेस्टा में भी देखी थी, तो ये सारी चीजें आपको पता है। इनका, हमारा भारत का ये कहना है एंटाई इंडिया एक्टिविटीज, एंड डेफिनेटली खालिस्तान इशू इज एन एंटाई इंडिया एक्टिविटी। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, मतलब दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड एक्चुअली स्टॉप हियर एंड नाउ। तो इनका ये कहना है कि आप बिल्कुल सतर्क रहिए, आप इन चीज़ों से दूर रहिए। अपने जो स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पढ़ने, उनको हमने एडवाइजरी दी है। अर्बन नक्सल्स एंड सम ग्लोबल बॉडीज ब्लॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी। देखिए जब आप नक्सलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, माओइज्म के बारे में पढ़ते हैं, आप बहुत बार पढ़ते हैं कि जो नक्सल्स होते हैं
मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ। जब अपना सिक्योरिटी वाला सेक्शन कभी पढ़ते हैं तो आई हैव नो ओपिनियन, मेरा कोई खुद का नहीं है इसमें। मैं आपको बस बता रही हूँ कि हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जो नक्सल्स हैं वो यूजुअली द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, वो यूजुअली नक्सल्स होते हैं। ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट होते हैं, एक्सट्रीम ओवरथ्रो चाहते हैं स्टेट की, डेवलपमेंट नहीं होने देते, होना ही नहीं देने चाहते, ताकि लोगों को वो हमेशा लोगों को एंटायर गवर्नमेंट कैसे बताओगे आप, जब लोगों को, आम जनता को ये बता सको कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करती नहीं, कोई डेवलपमेंट आपके लिए तो हो ही नहीं रही, कोई आपके लिए जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तभी तो आप वायलेंस पैदा कर पाओगे ना। आप समझने की कोशिश करिए, वही अर्बन नक्सल्स करते हैं। ये सरकार का मतलब मानना है, बड़ी सारी रिपोर्ट्स भी इसी को सजेस्ट करती हैं। अब देखिए पीएम मोदी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, क्या आप बार बार पुशिंग फॉर स्पीडी, हमें देखिए पीएम मोदी ने क्या कहा है, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे डैम बनना या कुछ भी इस तरह का प्रोजेक्ट, उसको स्पीडी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना चाहिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह के। और इन्होंने ब्लेम किया है अर्बन नक्सल्स को, जो बार बार इन्वायरमेंट प्रोटेस्ट के नाम पे इन तरह के डैम कंस्ट्रक्शन या उसको रोकने आ जाते हैं, रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन वगैरह को। उनका ये कहना है, मिस्टर मोदी का ये कहना है कि बड़े सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, आपको पता होगा। वैसे आई शेल टेल यू दिस कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारी सैंक्शंस भारत की सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल तक पे लगाई हुई है। तो उनका यही कहना है कि ये बड़े बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी, फाउंडेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो जो भारत के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाए, उसको होना ही नहीं देना चाहते, ठीक है। और अब इन्होंने आम जनता को ये कहा है, आप प्लीज ऐसे लोगों की कॉन्स्पिरेसीज में कभी मत फंसे। उन्होंने बोला है कि ये लोग इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं और इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि वर्ल्ड बैंक और हायर जुडिशरी तक ऐसे लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो इसलिए आप तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होइए। अब देखिए क्या कर रहे हैं ये एकता नगर, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में सरदार सरोवर डैम की उसके समय बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के समय, जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री द्वारा करवाया जा रहा है। अब देखिए यही, क्योंकि इस डैम ने, सरदार सरोवर डैम ने बहुत ही सालों तक प्रोटेस्ट झेली हैं, इसीलिए इन्होंने बोला है कि आप इनके इन्फ्लुएंस में मत आइए, ये एंटायर डेवलपमेंट है, अर्बन नक्सल्स, ये सब कुछ आपको पता है। लुकिंग फॉर पीस विद ऑल नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान पीएम एट यूनाइटेड नेशंस। आपको पता है यूएनजीए की जो सेशन हुआ है, ये सब कुछ आपको पता है। उसमें हम इंडिया की भी अभी डिस्कशन देखेंगे, पर उससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा है। पाकिस्तान चाहता है कि हम हर एक अपने नेबर के साथ पीस हो हमारा, और इंक्लूडेड इन ना इस चीज में, जब हम नेबर्स कह रहे हैं तो इंडिया भी इंक्लूडेड होता है उसमें, ओके। और लेकिन उन्होंने ये कहा है सस्टेनेबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए साउथ एशिया में, इट रिमेन्स कंटिजेंट ऑन अ जस्ट एंड लास्टिंग रेजोल्यूशन टू द कश्मीर इशू। मतलब ये, लेकिन सस्टेनेबल पीस पूरे साउथ एशिया में तभी हो सकता है जब एक कश्मीर के मुद्दे का एक कोई रेजोल्यूशन डायलॉग के माध्यम से निकाला जाए, इनका ये कहना है। अब देखिए आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में अगस्त 5, 2019 से कोई ट्रेड टाइज नहीं है, सब कुछ बंद कर दिया था इन्होंने जब हमने आर्टिकल 370 को स्ट्राइक डाउन किया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर का इनका ये कहना है, आपने स्पेशल स्टेटस ले लिया, ये सब कुछ आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया के डिसीजन के बाद, जो अगस्त 5 को लिया गया था, पाकिस्तान की तरफ से हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखे थे, जिन्होंने हमारे साथ डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिया था। हमारे इंडियन एम्बेसडर जो हमने वहां पे पोस्ट किए हुए थे, उनको भी एक्सपेल कर दिया था, बोला था जाओ वापस भारत जाओ आप, है ना, इस तरह की चीजें। देखिए यही तरीका होता है डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट व्यक्त करने का, ठीक है। अब देखिए क्या है, इंडिया ने लेकिन हर बार रिपीटेडली यही चीज कही है पाकिस्तान को कि जम्मू एंड कश्मीर is was is and shall forever remain an integral part of the country। आप अपने प्लीज जो बातें बोलते हैं, हमें आपकी सलाह मशवरा की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे पूछ के हम नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ करेंगे, ये हमने बहुत रिपीटेडली उनको स्टेट किया है। अब लेकिन शहबाज शरीफ देखिए क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तानी पीपल है ना, उन्होंने हमेशा, वो आज तक कश्मीरीज के साथ कंप्लीट सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। पर इनका मतलब क्या मतलब बनता है वैसे, कि सोचने वाली बात ये है, हुआ यू मतलब who actually needs your solidarity। he said he will be forthcoming। इन्होंने कहा है कि हम इंडियन काउंटर पार्ट के साथ बात करेंगे, शहबाज शरीफ ने कहा है, ताकि एटलीस्ट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस मुद्दे पे सफर ना करें। मतलब ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी मिटिगेट किया जाए, इस ये जो मुद्दा है, कब तक कितनी पीढ़ियां इस इस मुद्दे पे भारत पाकिस्तान वाले पे लड़ती रहेंगी एक दूसरे से। आई थिंक आई एम डन विद इंडियन एक्सप्रेस। I will move on to the Hindu now।
ऑलराइट, देखिए हम सबसे पहले ये एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। अब देखिए आप एक एक वर्ड बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो अपने में ही ग्लोबल साउथ जो है, जो एक ग्लोबल नॉर्थ होता है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज आती है, फिर होता है ग्लोबल साउथ, है ना, जिस ये वैसे बहुत ही बेकार डिस्टिंक्शन है, पर क्योंकि ये दी गई है वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स द्वारा ही, क्योंकि अमेरिकन की जो एकेडमिशियंस होते हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने खुद को नॉर्थ बता दिया, हमें साउथ बता दिया, ठीक है। तो जो भी ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका, एशिया, जितनी भी, अब देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में ग्लोबल साउथ का एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ये, कि ग्लोबल साउथ कैसे एजर्ट कर रहा है खुद को जियो पॉलिटिक्स में और जियो इकोनॉमिक्स में, कैसे ग्लोबल साउथ हैज बिकम the most important part of the entire world as far as geopolitics is concerned, more than ever before. तो वही हम देखेंगे, you will get very crucial points from here. ओके अब देखिए जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो विटनेस कर रहा है जियोपॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, और क्योंकि हर कोई पुश कर रहा है अपने कंपेटिटिव ग्रेटर पावर हेजेमनी के लिए, इधर से रशिया लीड करना चाहता है, यहाँ से चाइना लीड करना चाहता है, वहां से वेस्ट तो लीड करना चाहता ही है। यूएसए क्या कर रहा है, वो अपना गोल उसका एकदम क्लियर है कि वो प्रिमेसी चाहता है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में। और यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखिए ये लाइन बहुत अच्छे से सुनिए, यूएस के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, उनके क्या गोल्स हैं, एक एक गोल आप अच्छे से सुनिए। सबसे पहले तो वो चाइना के राइज को कर्ब करना चाहते हैं, दूसरा वो रशिया की कैपेबिलिटीज को वीकन करना चाहते हैं, तीसरा वो सिक्योर करना चाहते हैं यूएस की लीडरशिप के बिहाइंड वेट किसका हो, पूरा यूरोप का, चौथा वो क्या करना चाहते हैं, वो सैटेलाइट अलायंसेस बनाना चाहते हैं उन कंट्रीज के साथ जो यूएसए के इंटरेस्ट और वैल्यू से कंसर्न करते हैं। तो ये 4 गोल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके डिफरेंट एजेंडाज हैं डेफिनेटली, ठीक है, जैसे ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, क्या पता आप, यूएस तो एक कंट्री है ना, जैसे हर कंट्री है वैसे एक यूएसए कंट्री है, इतनी बड़ी कोई बात उसको बनाने वाली है नहीं। तो हमारे इंटरेस्ट जरूरी नहीं है जो यूएसए का इंटरेस्ट है वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज का भी इंटरेस्ट हो, उनका एजेंडा कुछ और हो सकता है। ओके तो ये चीज है कि अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, ठीक है, चाइना इज द नियर पियर, मतलब चाइना बहुत क्लोज है यूएसए को, यूएसए के राइवल के टर्म्स में, बिल्कुल उसको compete करने के लिए बहुत ही नियर पहुंच चुका है। बट द रियलिटी इज कि यूएस की मिलिट्री का कोई यूएस की मिलिट्री के सामने कुछ भी नहीं है चाइना, जबकि वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ रहा है, तो यूएस की मिलिट्री विल ओवर पावर देम। क्यों आप देख रहे हैं, अभी तक तो ताइवान इन्वेजन हो जाता, क्यों उनकी टोन इतनी सॉफन होते हुए हम देख रहे हैं अचानक से, क्यों अचानक से जब आप ये कहा करते थे तो कल हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है चाइनीज ऑफिशियल द्वारा, जो वही ऑफिशियल जो पहले कहा करता था कि वॉर एक हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहेगा अगर ताइवान को हमें इंटीग्रेट करना हो चाइना में, आज वही ऑफिशियल कहते हैं कि हम पीसफुली चाहते हैं, हम चाहते हैं पीसफुल रेजोल्यूशन हो, पीसफुल इंटीग्रेशन हो। हाउ इज दिस चेंजिंग, बिकॉज दे नो इतनी आसानी से तो जो यूक्रेन में हो रहा है ना, जब रशिया हार सकता है तो हार आप भी सकते हो, रशिया की तो फिर भी मिलिट्री नेवी बहुत स्ट्रांग है, आपका तो कुछ भी नहीं है उतना उनके हिसाब से, ठीक है। तो गिवन इट्स फिनोमिनल इकोनॉमिक रीच दैट वाइडेंड ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट जिसको हुआ है वो चाइना को ही हुआ है, इसीलिए इकोनॉमिक रीच तो इनकी डेफिनेटली बढ़ गई है, नो डाउट ये इकोनॉमिक नंबर 1 पावर बनने वाले हैं, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है, जब वो इकोनॉमिक पावर उनकी बढ़ रही थी तो बहुत सारे काउंटर इंस्टीट्यूशंस खोलने शुरू किए, जैसे हम ब्रिक्स वगैरह देखते हैं, उनका खुद का बैंक है, राइट, एडीबी में, इन सारे जगहों पे चाइना का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग में जब चाइना राइज कर रहा था ना, अपना पीसफुल राइज प्रोजेक्ट जो उस टाइम पे हुआ करता था चाइना का, तो वो पीसफुल राइज के टर्म्स में तब सच में वो यूएस को एक कंपेटिटर देखते भी नहीं थे, तो उस टाइम पे उन्होंने यूएस के साथ मिलकर बढ़ना चूज किया था, दे एक्चुअली अकोमोडेटेड विद द यूएस इंटरेस्ट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लेकिन अचानक से जो इस पीसफुल राइज, जो इकोनॉमिक राइज को यूएसए को बर्दाश्त नहीं हुआ, इट बिकेम कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल फॉर यूएसए, फिर चाइना पार्टनर से क्या बन गया, कंपेटिटर बन गया, कंपेटिटर से आज वो थ्रेट बन चुका है इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसेस विद द वेस्ट एज अ फैक्टर। अब रशिया की अगर हम बात करें, रशिया के पास बहुत वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके पास ऑयल है, उनके पास गैस है, उनके पास फूड ग्रेन्स है, जैसा कि आपको पता है। अब मिलिट्री कैपेबिलिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, ये चीज मैंने आपको जस्ट अभी बताई, तो इससे पता चलता है कि अभी भी वो एक कैपेसिटी रखता है कि अपनी विल को वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एजर्ट करे, वही उसने यूक्रेन के माध्यम से करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा। हम देखते हैं वैसे तो क्या रिजल्ट निकलता है।
अब देखिए अगर हम यूएस की बात करें तो वो रशिया को किस तरह से देखते हैं। अब रशिया को वो देखते ही सिर्फ और सिर्फ चाइना के अलायंस के रूप में है, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसी कंट्री जो एक्चुअल में यूएस के जियोपॉलिटिक्स के लिए डेंजरस बन चुकी है। ओके और जो रशिया का एग्रेशन है यूक्रेन के मामले में, या फिर जो उसकी टेरिबल वॉर है जो हम वहां देख रहे हैं, वो डेफिनेटली एक जियोपॉलिटिकल वाटरशेड है। जियोपॉलिटिकल वाटरशेड मतलब एक जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है पूरे ही संसार के पॉलिटिक्स के लिए। डेफिनेटली ये तो बिल्कुल सच बात लिखी है इन्होंने। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन बड़ा क्लासिक बन सकता है, हाउ हैज यूक्रेनियन वॉर turned out to be a geopolitical watershed. Okay, this is also something you can always keep in mind while preparing. तो अब देखिए क्या कहना है यहाँ पे, यूएस क्या कर रहा है इस कंजंक्चर को, इस पॉइंट को क्या यूज कर रहा है यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ग्लोबल प्रिमेसी को दोबारा बढ़ाने के लिए। वही तो यूएसए कर रहा है, राइट। अब यूरोप क्या कर रहा है, अब यूएसए का जो एक हेम है ना कि यूरोप उसके पीछे लीड करे, मतलब उसकी लीडरशिप हो उसके पीछे यूरोप हो, ये तो वो करने में सफल हो गए हैं, क्योंकि यूएस के जो स्ट्रेटेजिक प्लान हैं उसके पीछे डेफिनेटली यूरोप अब दिख रहा है हमें। यूरोप खुद को रीमिलिटराइज भी करना शुरू हो गया। जर्मनी जिसने बिल्कुल मिलिट्री गिव अप कर दी थी, आज वो खुद को रीमिलिटराइज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल वाटरशेड कैसे है। मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स दे देती हूँ। सबसे पहले तो जर्मनी, जो एक तरह नाजी जर्मनी के बाद उन्होंने कंप्लीटली गिव अप कर दिया, वो आज खुद को रीमिलिटराइज कर रहा है। आप जापान को देखिए, जापान क्यों ये जियोपॉलिटिकल वाटरशेड है, जापान मजबूर हो गया है। वो कंट्री जो इंपीरियल जापान हुआ करती थी, फिर उन्होंने न्यूक्लियर कभी नहीं बनने की सोच ली, कन्वेंशनल वेपन्स भी दे दिए, खुद की आर्मी नहीं है, खुद की मिलिट्री नहीं है, वो आज खुद को रीमिलिटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वेंशनल वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। मैंने आपको एक जापान का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दे दिया जर्मनी का। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, स्वीडन। स्वीडन और फिनलैंड क्या कर रहे हैं, नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। स्वीडन वो कंट्री है जो आज तक न्यूट्रल रही है हर चीज में। न्यूट्रल कौन सी कंट्री होती है, न्यूट्रल वो कंट्री होती है जो अगर बाय चांस किसी भी चीज पे सुलह करवानी हो, एक बड़े वॉर की, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की, तो स्वीडन क्या कहता है, जो हमारी ये वाली जगह है वो आके आप यूज कर सकते हैं, उस पर सारी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज के, क्योंकि हमारा न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। वो नेटो ज्वाइन करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वाटरशेड मोमेंट है। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द एडिटोरियल। अब जो डेवलप हो रहा है साइनो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विदाउट लिमिट्स, जैसा इनका कहना है दोनों देशों का, वो क्लियरली उनका ये विदाउट लिमिट्स क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एनिमी है उनका वो एक ही है, वेस्ट। अब देखिए क्या है, अनदर स्पीड ब्रेकर इज द ग्लोबल साउथ। अब बात करेंगे ग्लोबल साउथ की। Countries of the global south, especially India, China and others, are being blamed for the failing sanctions against Russia. यूक्रेन वॉर के जो टाइम में रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, तो इंडिया जैसी कंट्रीज उसको नहीं फॉलो कर रही, राइट। हम ना सैंक्शंस को ज्वाइन कर रहे हैं, हम तो बल्कि चीपर ऑयल भी ले रहे हैं। तो ब्लेम किया जा रहा है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को, चाइना वगैरह जैसी कंट्रीज को, कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं रशिया को वीकन ना होने देने में। ओके अब ट्रूथ ये है कि जो ग्लोबल साउथ है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, ग्लोबल साउथ क्या चाहता है। अब हम देखते हैं इस मामले में ग्लोबल साउथ क्या चाहता है। हम चाहते हैं क्विक और नेगोशिएटेड एंड हो इस टेरेबल वॉर का। दूसरा हम ये चाहते हैं, हम इस तरह की सैंक्शंस रजीम को भी अपोज करते हैं, ठीक है। हम ये सारी ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, आसियान समेत, ठीक है, वो हम न्यूट्रलिटी को पुश करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। अब रीजंस क्या है, रीजंस क्या है कि हम न्यूट्रल क्यों रहना चाहते हैं ग्लोबल साउथ, क्योंकि देखिए हम समझते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है वो बहुत ही हद तक डिपेंडेंट है रशिया की एनर्जी पे, फ्यूल्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, वीट पे। मैंने आपको बताया था इजिप्ट तो अपना 50% से ज़्यादा वीट ही रशिया और यूक्रेन कंट्रीज से मंगवाता है। तो कैसे मतलब वो अगेंस्ट जा सकता है रशिया के। कमोडिटीज़ के, डिफेंस इक्विपमेंट, डेफिनेटली इंडिया का तो S-400 मिसाइल सिस्टम, और जितने भी आज तक मोस्टली चीज़ें जो हमारे पास हैं वो सब रशिया से आई हुई हैं, ठीक है। और ये रीज़न हमने देख लिया ग्लोबल साउथ का। फिर हम एक और रीज़न है कि हमारी जो मेमोरीज है ना कॉलोनियलिज्म की, वो आज भी बिल्कुल फ्रेश है हमारे माइंड में। और उन तरह के इंसिडेंट्स की जो बहुत रीसेंट है, जैसे इराक इन्वेजन जो यूएसए ने किया था 2003 में, ठीक है। अफगानिस्तान में यूएसए ने क्या किया आके, यूएसए अभी विड्रॉ करके चले गए, वो तालिबान को छोड़ गए वहां पे। ये बिल्कुल फ्रेश है हमारी कंट्रीज के दिमाग में, हमें पता है ये किसी के सगे नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर इन द माइंड ऑफ ग्लोबल साउथ। और जितने रीसेंट एक्सपीरियंसेस हम कह रहे हैं, जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि और भी देखते हैं हम क्या है, कोविड-19 के टाइम पे जब वैक्सीन था उसमें आप पेटेंट
अब वन टाइम एक्सेप्शन नहीं दे रहे थे कि यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि हम पेटेंट शेयरिंग नहीं करेंगे, हम दूसरी कंट्रीज को नहीं बनाने देंगे. कम ऑन, it was a pandemic and you are the so called liberal torch bearer of the world and you call yourself a humanitarian country. Come on, where are you guys? मतलब आपने उस टाइम पे, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि these countries are, वो उनको यू नो क्या कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट के अलावा कुछ नहीं दिखता है इन लोगों को. ओके, मीडिया इमेजेस ऑफ द वे रिफ्यूजीज. अब सबसे बड़ी बात एक और आप समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यूक्रेनियन क्राइसिस से हमें पता चली है जो ग्लोबल साउथ को, ये है कि कैसे जब पाकिस्तान के लोग या हमारे लोग या मेक्सिको के लोग या ये जो ग्लोबल साउथ के जितने भी रिफ्यूजीज होते हैं जो कभी जाते हैं यूएसए या यूरोप के कंट्रीज में, कितना रेशिज्म हमको सहना पड़ता है. हमें देते भी नहीं है ये लोग, मतलब रिफ्यूजी का स्टेटस ही नहीं देते, आप छोड़िए इलीगल इमिग्रेंट्स या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. और आप देखिए कैसे यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को विद ओपन आर्म्स ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेम उसके है ना, यूरोप है ना, वाइट रेस है पूरी. आप समझ रहे हैं इस बात को? ये चीज हमें पता चल गई है कि कॉलोनियल माइंडसेट तो इनका अभी भी है. और अगर हम बात करें कंट्रीज की जो साउथ की, वो क्या बिलीव करते हैं, देखिए हमें बहुत अच्छे से ये बात पता चल गई है, कल को अगर कुछ होता है वेस्ट हमें कोई हेल्प नहीं करने वाला है, दूर दूर से ही कहते रहेंगे वी स्टैंड विद यू, वी स्टैंड विद यू, दे आर गोइंग टू डू नथिंग फॉर एनीबडी. ओके, और इन सर्कमस्टांसेस में रशिया हमको बिल्कुल थ्रेट लगता ही नहीं, क्योंकि इस जगह यूएसए की ऐसी इमेज बन चुकी है इन फैक्टर्स के वजह से कि रशिया ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को एक थ्रेट या एक एनिमी कभी लग ही नहीं सकता. ओके, चाइना मार्चेस ऑन. अब देखिए चाइना की जो एक्सपैंडिंग मिलिट्री फुटप्रिंट है वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है बहुत सारी कंट्रीज के लिए जो एशिया में स्थित हैं. चाइना की जो ग्रे जोन पॉलिसीज हैं, जैसे एक्सपेंशनिज्म करना, मैरीटाइम जोन्स में अपना इलीगल क्लेम रखना, साउथ चाइना सीज में वो जो उन्होंने 9 लाइन बना दी है, बाकी कंट्रीज में भी जो हमारे साथ स्टैंड ऑफ हो रहा है, इस तरह की चीजें एंटेगनाइज कर रही हैं, एंग्री कर रही हैं किन कंट्रीज को, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस. ठीक है, पर इससे भी ज्यादा बात क्या है, जो मोस्ट ऑफ द सदर्न कंट्रीज है वो नॉट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंसेस विद ईदर द वेस्ट और द रशियन और द चाइनीज साइड. ये बात तो हमारे ग्लोबल साउथ में बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, हमें चाइना पसंद नहीं है, लेकिन हम चाइना के खिलाफ भी कोई मिलिट्री ब्लॉक ज्वाइन नहीं करेंगे. जैसे अब देखिए बात यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लिखी है, फॉर एग्जाम्पल द सिक्योरिटी पैक्ट दैट चाइना में 2022. अगर आप मई 2022 के अभी रिसेंटली यूज न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि चाइना ने ऑफर किया था एक सिक्योरिटी पैक्ट को 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस के लिए, जो मतलब कंसेंसस जिस पे बिल्ड हो ही नहीं पाया. ये जो कॉमन डेवलपमेंट का विजन जो चाइना लेके आया पैसिफिक आइलैंड नेशंस के लिए, तो ये सिक्योरिटी पैक्ट में मतलब आपको अगर याद होगा तो चाइना ने क्या कहा था कि हम ट्रेन करेंगे आपकी लोकल पुलिस को, हम क्या करेंगे साइबर सिक्योरिटी में आपकी मतलब हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपकी कंट्रीज को, बल्कि कहीं आप उनको हैक ना कर लो, उनके साइबर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते करते सर्वेलेंस ना ले आओ. उनको ये डर था. हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल टाइज एक्सपैंड करेंगे, हम मैरीटाइम या मरीन मैपिंग करने की कोशिश करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो लैंड और वाटर में है उसको ग्रेटर एक्सेस प्रोवाइड करेंगे. दे गॉट नो सपोर्टर. चाइना को कोई सपोर्ट नहीं मिला इस पे. तो इससे पता चलता है कि हम इस तरह के सिक्योरिटी पैक्ट वगैरह नहीं से, क्योंकि सिक्योरिटी पैक्ट को डेफिनेटली एंटायर यूएस से देखा जाता है ना, जब ये कंट्रीज ज्वाइन कर लेती. तो nobody wants to actually become a pawn in their war. The US response to this neutrality has been to put massive pressure for sanctions on Russia. इस न्यूट्रलिटी के लिए का रिस्पॉन्स यूएसए की तरफ से क्या आता है, बार बार हमारी जैसी कंट्रीज को फोर्स करते रहना कि आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, क्योंकि यूक्रेनियन का जो खून लगा हुआ है, तेल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की बातें आपको पता है. ठीक है, और चाइना के खिलाफ क्या करते हैं, नैरेटिव्स बिल्ड करते रहते हैं. चाइना जैसे कि अभी रशियन एनवॉय ने बोला कि सस्पिशंस कौन पैदा कर रहा है, वेस्ट पैदा कर रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि फायदा इंडिया को कुछ नहीं होने वाला जीत के भी, फायदा यूएसए को ही होगा. ठीक है, ये चीज है. अब देखिए बात क्या है, एक अनप्रेसिडेंटेड पुशबैक जो हम देख रहे हैं साउथ से, जो चाहता है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस खुद बनाने दो. ओके, ये चीज बिल्कुल जायज है. और एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक यूएस कांग्रेस ने अभी रिसेंटली एक बिल को पास किया विच इज पैथेटिक, मतलब काउंटरिंग मलाइन रशियन एक्टिविटीज इन अफ्रीका एक्ट. अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ है कि प्रेशराइज करना, मॉनिटरिंग करना या पनिश करना उन अफ्रीकन स्टेट्स को और लीडर्स को जो रशिया के साथ एंगेज करेंगी. अब इसके रिस्पॉन्स में साउथ अफ्रीकन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी प्रेजेंट थे. उन्होंने कहा देखिए कोई भी अफ्रीकन कंट्री बुली नहीं कर सकते आप,
कोई भी वेस्टर्न कंट्री अफ्रीकन कंट्री को बुली नहीं कर सकते। और ये जो यूएस का बिल है, इट इज एन ऑफेंसिव लेजिस्लेशन। ओके, अफ्रीकन कंट्रीज दैट विश टू रिलेट टू चाइना, लेट देम डू सो इन वट एवर द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप ऑफ देयर चॉइस। ओके, तो ये चीज इन्होंने बोली। अगर आप समझ गए होंगे ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल कितना नुआंस्ड है। यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस सिंगल एडिटोरियल। दिस इज अ ब्यूटिफुल एडिटोरियल, आई मस्ट से। अगर हम बात करें चाइना की, चाइना ऑन इट्स पार्ट, अब देखिए चाइना के खिलाफ भी क्यों नहीं जा सकती अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा डेट उनको दिया हुआ है, बहुत सारा लोन दिया हुआ है, ये तो ये करते ही है खैर। तो अब उसको वेव करने की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया ने भी 2003 में किया था, अफ्रीकन कंट्रीज को दिया हुआ। जैसे वेवर क्या होता है, मतलब बेसिकली कि आप मत पेमेंट करिए, आप नहीं पेमेंट कर सकते तो इसके इस पर्टिकुलर साल के बाद से वाली पेमेंट कर दीजिएगा, पिछले ओल्ड लोन हमने माफ किए आपके। तो यही अब चाइना करने की कोशिश कर रही है। हम पुशबैक लैटिन अमेरिका और वेस्ट एशियन कंट्रीज से भी देख रहे हैं यूएसए के खिलाफ, क्योंकि वो भी इस तरह की चीजें नहीं चाहती। अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट्स की, जो छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं वो एक बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म करती हैं रीजनल पावर्स के बीच में, जैसे श्रीलंका भारत और चाइना के बीच में यही करता है, राइट। युआन बांग 5 एपिसोड आपको याद होगा। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गर कंट्रीज जो हैं ग्लोबल साउथ की, जैसे इंडिया, वो क्या करता है, वो अपने एक्चुअली दे यूज देयर लेवरेज टू नेगोशिएट विद मल्टीपल साइड्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना, चीप ऑयल इंपोर्ट करना, फिर चाहे वेस्ट से कितना भी प्रेशर हो उसको श्रग कर देना। इंडिया क्या करता है, लमोआ भी हमने साइन किया हुआ है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यूएस के साथ, ठीक है। फिर एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी डेवलप करते हैं रशिया के साथ मिलके। हम और क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे यूएस लेड रिमपैक है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जो पूरे वर्ल्ड की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है, पर हम अपना मिलिट्री कंटिजेंट वॉस्टॉक एक्सरसाइज में भी भेजते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली द लार्जेस्ट ग्लोबल साउथ कंट्रीज डू। ओके, नाउ मूविंग टू जियो इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपके साथ हैप्पीमैन जैकब की एक जो अभी रिसेंटली एडिटोरियल आया था वो भी आपके साथ डिस्कस किया था, उन्होंने भी यही कहा था। ओके, जियो पॉलिटिक्स इज फाइन, बट एट द ग्राउंड और एट द बेस ऑफ जियो पॉलिटिक्स लाइज जियो इकोनॉमिक्स। एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स, सी माई फ्रेंड्स, every single thing is, no matter how political a statement, how political a particular argument might sound to you, but everything on the base of it lies economy. Okay, तो ये चीज है, यही अब जब तक आप जियो पॉलिटिक्स को करते रहें, लेकिन जियो इकोनॉमिक्स को अगर आप इग्नोर करते रहेंगे, तब तक आप ब्रॉडर पिक्चर देख नहीं सकते। ओके, अब जियो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, साउथ को लीड कर रहा है कि ग्रेजुअली आप अपने वेज फाइंड आउट करें कि कैसे आप डॉलर को बाईपास कर सकें बायलेटरल ट्रेड में लोकल करेंसीज के थ्रू। ये बात मैंने आपको समझाई थी, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे कि आरबीआई क्या कर रहा है, या फिर हमारा जो इंडिया क्या कर रहा है, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक, हम क्या करते हैं जब भी हमारे कोई एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है किसी कंट्री में जाते हैं, जैसे अर्जेंटीना में अभी रिसेंटली गए थे, तो हमने क्या कहा कि हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करें। यानी अगर हम वहां से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब वहां से कुछ इंडिया इंपोर्ट करता है, तो हम पेमेंट किस में कर पाए, रुपीज में पेमेंट कर पाए। या फिर नेपाल के साथ तो ऑलरेडी हम अपने लोकल करेंसीज में बायलेटरल ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया था, आई थिंक मई या जून में, तो उस सर्कुलर को मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया के साथ भी हम यही चाहते हैं कि जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको लोकल करेंसीज में डील कर सके। इससे क्या होगा, जो रशिया के एक अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट जो यहाँ पे खुला होगा भारत में, ठीक है, उसमें हम रुपीज डाल दिया करेंगे, फिर उसके बाद हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसी से सेटल कर लिया करेंगे। एक्चुअल में पेमेंट उसको नहीं जाएगी रशिया को, जो उनका अकाउंट भारत में खुला हुआ है उसी पैसे से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहेगा। ये चीज आपको पता है। ओके, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर की डोमिनेंस का एंड हो गया है, बस इतनी सी बात है कि हम ऑल्टरनेट पाथ्स ढूंढ रहे हैं जो अवेलेबल हो सकते हैं। अगर इन सम की बात करें, ग्लोबल साउथ हैज न्यू एजेंसी, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम ब्रिक्स, अफ्रीकन यूनियन, आसियान, ये सारे जितने भी नए नए ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, इससे ग्लोबल साउथ को खुद का एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एंड दिस इज वेरी वेरी राइट। ओके, ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, उन्होंने एक स्टेटमेंट इस डेवलपमेंट पे बना दी है, फॉर बेटर टर्म्स द ग्लोबल साउथ हैज मेड अ स्टेटमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट फॉर बेटर टर्म्स फॉर ट्रेड फॉर विच इट नीड्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ओके, अगर जो ग्लोबल साउथ है उनको वॉइस करने हैं अपने कलेक्टिव कंसर्न्स को, तो किन कंसर्न्स पे कर सकती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल डेवस्टेशन, इनइक्वालिटीज, इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन, और इन तरह के मुद्दों से डील करने के लिए प्लूरल इंक्लूसिव वेज में हम काम करना चाहते हैं। और ग्लोबल साउथ का इस इवॉल्विंग
कॉन्फ्लिक्शन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा जो पूरे संसार में चल रहा है, ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक हम एक इंक्लूसिव वेज को इन तरह के ढूंढते नहीं रहेंगे तब तक ये जो वर्ल्ड है वो इट वोंट बिकम अ बेटर प्लेस फॉर इटसेल्फ। ओके, तो आई थिंक आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा, जितना मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, ये एडिटोरियल अच्छा लगा। आई होप the same is the case with you as well. Coming soon, relief from spam calls and fraudulent messages। देखिए जो टेलीकॉम बिल है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि टेलीकॉम बिल पे कल की न्यूज़पेपर, क्योंकि कल संडे है, तो हिंदू में जो पेपर आता है, FAQ सेक्शन आता है, उसमें शायद टेलीकॉम बिल का जो ड्राफ्ट निकाला गया है उसको डिस्कस किया जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो, तो हम कल इसे डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए मैं आपको इस आर्टिकल की बात समझा देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। देखिए क्या है, जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है स्पैम कॉल्स और फ्रॉडुलेंट मैसेजेस से। देखिए अभी तक तो देखिए साइबर फ्रॉड है ना, जो साइबर फ्रॉड का जो टॉपिक है, इट इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था, जैसे जो साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जमतारा केस स्टडी मैंने आपके साथ जब डिस्कस की थी कि कैसे यू नैरो डाउन ऑन अ पैटर्न कि हब्स क्या क्या हैं साइबर फ्रॉड्स के, फिर इस तरह से आप डील कर सकते हैं। तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इससे रिलेटेड कोई भी क्लॉज किसी भी एक्ट में अगर इन्वॉल्व है, यू हैव टू हैव अ क्लोज वॉच ऑन इट। तो अभी क्या हो रहा है, इस टेलीकॉम बिल के तहत क्या हो रहा है, जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं तो उनका जो स्पैम कॉल्स अगर आती हैं या फ्रॉडुलेंट मैसेजेस होते हैं, अब उन्हें पता चल जाया करेगा, क्योंकि देखिए एवरीवन हैज़ अ राइट टू नो कि उनको कॉल कर कौन रहा है, चाहे वो लैंडलाइन कॉल हो या फिर नॉर्मल वॉइस कॉल्स हो या हर तरह की कॉल्स। इनफैक्ट व्हाट्सएप में भी, जूम कॉल्स में भी, फेस टाइम में भी, इन तरह की कॉल्स भी अगर आएंगी, कौन आपको कॉल कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा, ताकि किसी भी तरह की हरासमेंट ना हो पाए, यूजर्स की प्रोटेक्शन इंश्योर हो पाए। ओके, सुप्रीम कोर्ट निक्सेस प्लीज सीकिंग हेल्थ वार्निंग्स ऑन लिकर बॉटल्स। देखिए पता है क्या है, एक पिटिशनर है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट पिटिशनर है ये अश्विनी उपाध्याय जी, तो इन्होंने एक पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि जैसे सिगरेट्स पे वार्निंग होती है, लेबल होती है कि इनके हेल्थ में कितने ज़्यादा डेंजरस है हेल्थ के लिए, इन तरह की वार्निंग्स लिकर पे भी होनी चाहिए। क्योंकि इनका ये कहना है, क्योंकि लिकर तो और भी ज्यादा ग्रेटर हेल्थ रिस्क लेके आता है अपने साथ, तो उस पर क्यों नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, रिफ्यूज कर दिया पहली बात तो, दैट वी विल नॉट एंटरटेन सच अ प्ली। क्योंकि देखिए बात क्या है कि इनका ये कहना है, चीफ जस्टिस यूयू ललित जी ने बोला कि ये एक पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट का मैटर है, और इस पे जो लिकर का मामला है उस पे थॉट्स और काउंटर थॉट्स दोनों ही अवेलेबल हैं। क्योंकि सिगरेट पे एक ही थॉट है, दैट दे विल एक्चुअली लीड टू लंग कैंसर एट द एंड ऑफ द डे। इट इज एक्चुअली, मतलब जैसे आई एक्चुअली read a joke one day, a friend of mine sent it to me, that he said that it is what are cigarettes are cancers and taxes, that is all, this is cigarette। तो ये एकदम सबके दिमाग में फिक्स है, जो सिगरेट पी रहा है उनको भी पता है कि ये गलत है। लेकिन लिकर के मामले में थॉट्स और काउंटर थॉट्स आ जाते हैं, ये इनका कहना है चीफ जस्टिस यूयू ललित जी का। क्योंकि देर आर सम जो कहते हैं कि ड्रिंक्स थोड़े मेजर में अगर ली जाए तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जैसे आर्मी में बहुत लोग ड्रिंक क्यों करते हैं, ताकि दे कीप इट वार्म एंड दे एक्चुअली गेट देयर इंजरीज एंड स्टफ, राइट। अगर हम बात करें, कुछ एक टुकड़ा है जो कहता है कि लेकिन कौन सा ऐसा टुकड़ा होगा जो ये कहेगा कि सिगरेट अगर स्मॉल मेजर में लिया जाए इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट कैन नेवर बी गुड फॉर हेल्थ। तो इसीलिए इस प्ली को ही डिक्लाइन कर दिया। तमिलनाडु फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लर्न द लैंग्वेज ऑफ एलिफेंट्स थैंक्स टू काफ रेस्क्यू मिशंस। देखिए एक तो ये आपके एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, ओके, अगर इस किसी भी तरह का केस स्टडी आती है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर आप इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, आप कभी इस तरह से क्यों नहीं सोचते? आपको क्या लगता है कि हमेशा आप डीएम ही बनेंगे? इन द सेंस एथिक्स की केस स्टडी सिर्फ आपको डीएम ही बनने के लिए वो सोचवाएगी या इमेजिन करवाएगी? नो, आप एसपी बन सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी तक कितनी सारी केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस की। गॉड नोज, क्या पता कल कोई क्वेश्चन हो जिसमें आप इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेड हो, ओके, फिर आपके पास किसी ऐसे तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डील करना है कि अगर कोई काफ है वो एलिफेंट का, तो वो अपने मदर से या अपने हर्ड से अलग हो गया है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होंगे, और ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके वैसे भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एलिफेंट से रिलेटेड। ओके, सो वी विल जस्ट गिव इट अ रीड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि क्या एक ऑपरेशन एक काफ को अपने हर्ड के साथ या मदर के साथ यूनाइट करने में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अभी ऐसे कैसे फैक्टर्स हैं, देखिए अगर तो एक जो काफ है वो सेपरेट हुआ है मदर से एक्सीडेंटली,
क्या पता कोई फ्लडिंग हो गई हो या कहीं पे वो फंस गए हो, किसी माइन में फंस गए हो या प्रेडेटर की वजह से, तब तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एनिमल को रीयूनाइट किया जा सकता है उसकी हर्ड के साथ, क्योंकि एक्चुअली में जो उसकी मदर है और उनका जो हर्ड है वो भी उस बच्चे को ही ढूंढ रहा होगा, राइट। सो इट इज साइकोलॉजिकल दैट वे। तो इनका ये कहना है अगर जो मदर है वो खुद अपने एलिफेंट को छोड़ देती है, अपने काफ को छोड़ देती है, अबैंडन कर देती है, क्या पता वो वीक हो बच्चा या फिर और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इट बिकम्स completely impossible to reunite it with its herd. ओके, तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर है एनिमल्स का। ओके, अगर हम अडल्ट एलिफेंट्स की बात करें तो अब देखिए ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूर डिस्टेंसेस तक, 4 से 5 किलोमीटर तक भी। कैसे? केमिकल सिग्नल्स के थ्रू, अपने डंक के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से जो मेंबर्स एक ग्रुप के हैं वो पीछे छोड़ते जाते हैं, या फिर इंफ्रासोनिक कम्युनिकेशन से भी। अब देखिए अडल्ट जो एलिफेंट्स है वो तो कम्युनिकेट कर सकते हैं 5 किलोमीटर तक की रेंज में इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू, लेकिन जो इस तरह के सेंसरी ऑर्गन्स हैं काव्स में डेवलप नहीं होते, राइट। एडल्ट तक तो हो गए डेवलप। तो इसीलिए अगर एक मदर एलिफेंट है, मदर एलिफेंट को फिर किस पे रिलाई करना पड़ेगा? अपने विजुअल या ऑडिटरी क्यूज पे, ठीक है, हिंट्स पे। अगर बाय चांस उनका काफ है वो खो गया है तो इन तरह का, और डेफिनेटली उनको एक क्लोजर डिस्टेंस में होना पड़ेगा ताकि वो किसी भी माध्यम से अपने बच्चे को ढूंढ सके। Can't compare Dalit Christians, Muslims to Buddhist converts, सेंटर्स 2019 एफिडेविट। देखिए हमें पता है कि चीफ जस्टिस यूयू ललित ने क्या कहा है कि जो दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स का जो मामला है कि उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में इंक्लूड करना है कि नहीं करना, उसके लिए एक स्टडी कंडक्ट की जाएगी, एक कमीशन बैठ रही है, ये बात आपको पता है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे सरकार का पहले इस मुद्दे पे स्टैंड क्या रह चुका है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये कमीशन नहीं बनी है, क्या पता उनका जो अब रिसेंट स्टैंड आएगा वो इसी से मिलता जुलता होगा। हम देखते हैं कैसे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ अवेट जब तक कर रही है तो तब तक इनका एक एफिडेविट जो सरकार ने सबमिट किया था नवंबर 2019 में, हम देख लेते हैं इसमें क्या था। इन्होंने कहा था कि जो दलित्स हैं जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, आप उनको नहीं एक उससे नाप सकते या फिर एक स्टैंडर्ड पे नहीं रख सकते उन दलित के साथ जिन्होंने इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी अपनाई थी। क्यों? क्योंकि देखिए इनका ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि बहुत आसानी से हम जो दलित बुद्धिस्ट हैं उनका हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो किससे इन्फ्लुएंस में आके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो कॉल थी 1956 में, उनके इन्फ्लुएंस में आके, उससे पहले भी जो इन्फ्लुएंस वो फैला रहे थे, तब से उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट करना शुरू किया था। लेकिन क्रिश्चियनिटी या इस्लाम उन्होंने कब अपनाया, कैसे कन्वर्ट हुए, बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इस तक हम कैसे पहुंचेंगे, राइट। ये तो हमें पता है कि बी आर अम्बेडकर ने उनको दोबारा से प्राइड फील करवाया बुद्धिज्म में, इस वजह से उन्होंने कन्वर्ट किया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर जो कन्वर्जन है जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का, वो तो सेंचुरीज से हो रहा है, तो हम इसको कैसे देखें। तो ये इनका 2019 का एफिडेविट था, और वैसे भी इस पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने हैं कितने नहीं हैं पॉपुलेशन में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा सरकार का हम एटीट्यूड देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप पिटिशंस ऑन JNK स्पेशल स्टेटस रिमूवल आफ्टर October 10। बेसिकली जो दशहरा की हॉलीडेज आती हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मैटर लेगा, जो आर्टिकल 370 से रिलेटेड है। इट वाज जस्ट दिस मच। क्वाड साइंस एग्रीमेंट फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड असिस्टेंस। देखिए ये आर्टिकल मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करती हूँ। अभी बहुत रिसेंटली हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसमें क्या लिखा था कि अगर क्वाड एक सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है या फिर एक मिलिट्री ब्लॉक नहीं है तो क्वाड है क्या। बार बार क्वाड यही कहता है ना कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ टारगेटेड नहीं है, हमें मिलिट्री पैक्ट नहीं है, तो फिर आप कौन हो, right? You have to have an identity. Why are you meeting now and then? Why are you meeting with US, Japan, Australia? Why are you doing that? Okay. So it's good, it's better for the Quad to have an initiative. क्या पता आप जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़िए, आप अपना कोई बैंक इस्टेब्लिश कीजिए, कोई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। नहीं तो जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज के, वो मिले हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे, और उन्होंने साइन किया है एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स गुड फॉर क्वाड कि आप फाइनली एक ह्यूमैनिटेरियन अपना जो लाइन है उस पर भी चल रहे हैं, सो दैट यू हैव समथिंग टू से। ठीक है, आप जो क्वाड के माध्यम से आपने वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जितनी भी कोविड-19 की थी, ये सारे इनिशिएटिव्स क्वाड को एक न्यूट्रल
पूरी पोजीशन भी देते हैं. सो दिस इज समथिंग यू कैन ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन. अब देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड है इट इज अंडरगोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज, स्पेशली यूक्रेन के लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वाड का कि वो एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा के साथ आए. और यू नो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट हैज सेट अप इटसेल्फ फॉर. इनका ये कहना है ताकि हम साथ मिलकर डिलीवर कर सकें पब्लिक गुड्स को. एंड आई थिंक आवर मीटिंग टुडे इज एविडेंस दैट क्वाड इज स्ट्रॉन्ग एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ये किसकी स्टेटमेंट है? मिस्टर ब्लिंकन यानी कि यूएस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है, ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की. अब देखिए यहीं पे यहाँ पे लिखा है क्वाड क्या करना चाह रहा है कि रीजन रहे पीसफुल, स्टेबल, प्रॉस्पेरस, जहाँ पे हर किसी कंट्री की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाए. सो दिस वाज एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न जो क्वाड ले रहा है. G4 countries highlight urgent need for reform in United Nations Security Council. What is G4? What is this group? तो G4 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? पहला तो इंडिया, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्राजील और चौथा जापान. देखिए अगर हम जर्मनी की बात करें, अगर हम सबसे पहले जापान की बात करें तो चाइना ठीक है यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर है, लेकिन जापान जो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो एशिया में सबसे बड़ा बैलेंस है चाइना का, आप उसको एक परमानेंट सीट नहीं दे रहे. अगर हम ब्राजील की बात करें, आप कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज का कोई नाम और निशान ही नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. ऑलराइट, वैसे ही इंडिया, लुक एट इंडियाज पॉपुलेशन, लुक एट इंडियाज इनिशिएटिव, लुक एट India's position at the global stage, and it is quite embarrassing and it is not quite justified to not to have India on UNSC's permanent seat. यही अगर आप ट्विटर पे पढ़ रहे हैं तो ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट्स ही जयशंकर जी के तरफ से आई हैं. तो अब देखिए बात क्या है कि जो G4 किसके साइडलाइंस पे मिले. अगेन ये लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पे ही मिली हैं G4 कंट्रीज के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स. और इन्होंने यही कहा है कि बहुत डिले होता जा रहा है यूनाइटेड नेशंस को, जिस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए वो काफ़ी डिले हो रहे हैं. और ये चारों कंट्रीज चाहती हैं कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की. इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है वो ये है कि G4 ने रिएटरेट किया है अपने सपोर्ट को अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, कि अफ्रीकन कंट्रीज को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले परमानेंट और नॉन परमानेंट कैपेसिटी में. ऑलराइट, बिल्कुल होना चाहिए, अफ्रीकन कंट्री भी कोई परमानेंट सीट पे होनी चाहिए, जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है. ऑलराइट, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यूनाइटेड नेशंस में तो आपने ये बात बोल दी. अब यूएसए क्या कहता है? यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनका ये कहना है जी हाँ बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं कि एक्सपैंड किया जाए परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को काउंसिल की. ये उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एड्रेस में किया है वेडनेसडे को. लेकिन अगर हम इनके पिछले लास्ट ईयर की स्टेटमेंट की बात करें जो व्हाइट हाउस की तरफ से आई थी, उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस जो यूएस है वो सपोर्ट तो करता है एक्सपेंशन या फिर रिफॉर्म, लेकिन हम बस तब तक सपोर्ट करते हैं अगर जो रिफॉर्म है या एक्सपेंशन है वो वीटो को ऑल्टर ना करे या वीटो को एक्सपैंड ना करे. जो वीटो पावर 5 मेंबर्स के पास ही है उन्हीं तक रहे. मतलब दिस इज पैथेटिक, दिस इज इवन अनथिंकेबल. ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 कंट्रीज को, पूरे संसार को, कि सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं उस पर वीटो पावर दे दी. हु आर दे? मतलब हर चीज डेमोक्रेटाइज हो रही है तो ये क्यों नहीं हो रहा? व्हाई? दिस इज समथिंग बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल. ओके, रशिया में स्टॉप सप्लाई. ऑल राइट, देखिए रशिया क्या कर सकता है आपको पता है, G7 का प्राइस कैप, जिस पे उन्होंने क्या कहा है G7 के फिनेंस मिनिस्टर्स ने, कि हम बस कहेंगे ठीक है आप कितना भी ऑयल हमें दे रहे हैं इसके लिए हम सम टोटल इतना ही प्राइस आपको पे करेंगे, आपको देना है तो दीजिए नहीं तो आप वीकन हो जाएंगे. ठीक है, तो रशिया ने इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा है इंडिया को? रशिया ने कहा है, मतलब इंडिया से बातचीत होते हुए ये मुद्दा उठा तो उस पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि मॉस्को क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई बिल्कुल टर्मिनेट ही कर देगा इन कंट्रीज को. अगर हमें ऐसा लगा कि हमें अपना ड्यू प्राइस नहीं दे रहे, अनफेयर प्राइस दे रहे हैं हमारे एनर्जी सप्लाई के लिए, तो ये उनकी गलत फहमी है कि वो प्राइस कैप लगा के हमें हरास कर देंगे, हम इनको एनर्जी सप्लाई देंगे ही नहीं. ओके, ये चीज इन्होंने कही है. महाराजा's बर्थडे सेलिब्रेटेड विद फर्वर इन जम्मू. आपको ये पता है महाराजा हरी सिंह जी, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था भारत के साथ 1947 में, जिसके तहत क्या हुआ था, इंटीग्रेशन हो गई थी जम्मू कश्मीर की विद इंडिया. पहले तो जम्मू कश्मीर ने क्या चूज किया था, ना ही हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे ना ही हम ज्वाइन करेंगे भारत को.
लेकिन फिर मिस्टर नेहरू ने ये इनिशिएटिव लिया था जिसके तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहले साइन हुआ था। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के ट्राइबल्स आ रहे थे अटैक करने के लिए, जिन्होंने एक्चुअल में जब तक वो इतना आ गए कि पीओके जो उन्होंने कवर कर लिया वो आज तक पाकिस्तान के पास ही रह गया, उनसे फर्दर बचाने के लिए अपनी जनता को फाइनली हरि सिंह जी ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। फिर हमने यहाँ से अपनी मिलिट्री भेज दी थी, फिर हमने उसको रोक दिया था। ठीक है, ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर ने फाइनली एक ऑफिशियल हॉलीडे ऑब्जर्व की है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, जो डोगरा मोनार्क है महाराजा हरि सिंह जी, और बहुत ही केक कटिंग हुई, स्ट्रीट सेलिब्रेशंस हुई, स्पेशली जम्मू के कुछ पार्ट्स में। ओके, all right, in Odisha's Nayagarh, a data-driven solution to child marriage. Now, this is something very important. अभी हमने पहले न्यूयॉर्क का मॉडल देखा कि कैसे आप हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो पूरा न्यूयॉर्क का जो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का मेथड अपना रही है, वैसे ही हम डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा के बिना आप डेफिनेटली एक नई एडमिनिस्ट्रेशन या एक अच्छी पुलिसिंग कर ही नहीं सकते। आप किसी चीज़ का सोल्यूशन तब तक नहीं पता कर सकते जब तक आपको ये ना बताओ आप खड़े कहाँ हो, आज से पहले क्या होता आया है। फॉर दैट यू नीड डेटा। अब अगर उड़ीसा की बात करें, देखिए उड़ीसा क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उड़ीसा में चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है, उसके तहत स्टेट का क्या एम है कि वो कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे चाइल्ड मैरिज को बाय 2030। ठीक है, इसके लिए डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लिए जा रहे होंगे जो इनसे सीख के पूरे इंडिया में अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर हम नयागढ़ की बात करें, नयागढ़ जो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, उसमें क्या हो रहा है, एक नया इनिशिएटिव चालू हुआ है जिसका नाम है अलीवा प्रोग्राम चालू हुआ है। इसके तहत क्या होगा, जितनी भी अडोलसेंट गर्ल्स हैं उनका सारा डेटा अपने पास रखना, कि कैसे देखिए क्या है, जो चाइल्ड मैरिजेस यूजुअली होती हैं वो 14 से 19 के बीच में जो उनकी एज होती है, फिर वो ड्रॉप आउट भी हो जाता है गर्ल स्टूडेंट्स का, इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि उनकी शादी करवानी होती है। तो अब स्पेशली जो रजिस्टर्स मेंटेन किए जा रहे हैं जिसमें गर्ल की जैसे अडोलसेंट गर्ल है उनका एड्रेस, एडुकेशन स्टेटस, उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट, आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स। जैसे क्या होता है, देखिए गर्ल की एज कहाँ से अप्रूव करवाई जाती है, लोकल स्कूल हेडमास्टर, फादर, सुपरवाइजर और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप रुकवाने जाते हैं मैरिज को एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी में, जो पेरेंट्स होते हैं वो झूठ बोल देते हैं, नहीं हमारी तो बालिक है बच्ची। तो फिर जब आपके पास रिकॉर्ड है हर चीज़ का, इस बच्चे ने कौन से स्कूल में दाखिला लिया, कितनी कक्षा तक ये पढ़े, सब कुछ अगर आपके पास डेटा है, तो फिर हाउ कैन हु आर पेरेंट्स टू लाई अबाउट इट, then you can definitely get them in prison or whatever might be the situation. तो इस तरह से ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इनफैक्ट इस चीज़ पे भी इंफॉर्मेशन के उनकी एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या रही, उन्होंने किस कक्षा में कितने नंबर हासिल किए, जैसे कितना उनका स्किल ट्रेनिंग स्टेटस कितना है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है उनको, स्पेशली अनीमिया जैसी चीज़ें, सब कुछ मेंटेन किया जाएगा 10 साल के पीरियड के लिए, 2020 से 2030 तक का। ठीक है, ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहाँ पे भी ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर को, हर मैरिज को रजिस्टर किया जाएगा ताकि चाइल्ड मैरिजेस ना हो पाए। अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट ओनली एड्स नेशनलिस्टिक नैरेटिव। देखिए आपको पता है जो अंबेडकर सर्किट आपके लिए इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 5 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है इस सर्किट में। क्या क्या होगा इसमें, कौन कौन सी जगहें हैं, माओ जहाँ पे वो उनका बर्थ प्लेस है अंबेडकर जी का, लंदन जहाँ पे वो रहे और उन्होंने स्टडी की, नागपुर यहाँ पे भी उन्होंने कुछ समय स्टडी की थी, दिल्ली जहाँ पे ही पास जबे, और फाइनली मुंबई जहाँ पे उन्हें क्रीमेट किया गया, दफनाया गया। ओके, तो ये चीज़ आपको पता है। लेकिन अब देखिए कुछ दलित स्कॉलर्स ऐसे हैं, उन्होंने कहा है ये सरकार को जो कन्वीनियंट लगता है, इन्होंने अपनी अपनी सिटीज़ रख ली जो भी इनके पॉलिटिक्स के लिए यूज़ हो सकती है। लेकिन इनका ये कहना है कि एक्चुअल में सबसे पहले तो ये पंच तीर्थ के साथ और भी चीज़ें जो इंक्लूड होनी चाहिए जगहें, वो तो आपने इंक्लूड की ही नहीं। सबसे पहले तो स्टार्ट या महार सत्याग्रह जहाँ से हुआ था वहाँ से करते। ठीक है, आप महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते जहाँ पे महार सत्याग्रह लिया गया था, क्योंकि वो फ्रीडम का दलित के लिए सबसे पहला सिंबल है। फिर उसके बाद आप क्या करते, आप पुणे को इंक्लूड करते जहाँ पे फर्स्ट नेगोशिएशन हुई थी महात्मा गांधी के साथ यरवदा जेल में। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस वाले मुद्दा। फिर आप श्रीलंका को इंक्लूड करते क्योंकि बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव अटेंड किया था उन्होंने वहाँ पे। तो आपने ये सब कुछ तो बस आपके लिए जो फॉरेन पॉलिसी के लिए जो सही लगा होगा, एंड लंदन को इंक्लूड कर लिया, ये सब कुछ इन्होंने लिखा है। ओके, एमपीज मीट पैलेस्टीनियन काउंटर पार्ट। देखिए पैलेस्टीनियन कुछ ऑफिशियल्स भारत में आए हुए थे एक पर्सनल विजिट पे,
फिर उनसे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस कुछ मिले हैं। तो लेकिन देखिए पैलेस्टीनियंस ने अपना जो ग्रीवेंस है उसे रखा है इंडियन गवर्नमेंट के पास। उन्होंने बोला है कि आप पैलेस्टीनियन कॉज को तो बिल्कुल भूल ही गए हो, क्योंकि आप प्रो इजराइल हो चुके हो। ठीक है, पहले तो आप क्या कहते थे, इंडिया का क्या स्टैंड था, 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट्स बनेंगी, एक इजराइल के लिए, दूसरी पैलेस्टीन के लिए, और पैलेस्टीन के लिए जेरूसलम उनका, ईस्ट जेरूसलम उनकी कैपिटल होगी। लेकिन कहाँ गया आपका वो स्टैंड? तो इन्होंने कहा ठीक है 2 स्टेट सोल्यूशन तो अब वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारत से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जिस तरह का रवैया अब हमें मिलता है। क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पैलेस्टीन के पास सिर्फ 1% लैंड है उस तरह का, पैलेस्टीन जो हिस्टोरिकल पैलेस्टीन लैंड हुआ करता था उसके मुकाबले में। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप दिस इज द लास्ट पेज। ओके, रशिया कमिटेड वॉर क्राइम्स। यूएन की एक रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा ये बताया जा रहा है कि रशिया ने कमिट किया है वॉर क्राइम्स एट अ मैसिव स्केल यूक्रेन पे, जैसे बॉम्बिंग्स हुई है, एक्सिक्यूशंस हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। अब देखिए फाइनली यहाँ पे क्या आता है वो तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तक इसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं बोला, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं बोला जा रहा है। जब फाइनली कुछ होगा तो हम देखेंगे। यूक्रेन्स ब्रेक अवे रीजन्स वोट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से 4 रीजन्स, डोनेट्स्क, लुहांस्क और सदर्न खरसोन, फिर ज़ैपोरिज़िया, ये रीजन्स जो हैं 4 जो ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन्स हैं, इन्होंने वोट करना है रेफरेंडम में कि वो फाइनली ऑफिशियली यूक्रेन के रशिया के साथ मिलना चाहते हैं कि नहीं। इन्होंने वोट किया है फ्राइडे को। रिपोर्ट्स ऑफ श्रीलंकन रेस्क्यूड इन यूक्रेन पुट्स कोलंबो इन अ टफ स्पॉट। देखिए क्या है कि यूक्रेन ने क्या किया है, जो इन्होंने अभी खार्किव रीजन दोबारा क्या लिया है, वापस ले लिया है रशिया से अपना यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन। अब इस खार्किव रीजन में इनका ये कहना है कि आई थिंक 7 श्रीलंकन हैं वहाँ से मिले हैं, जो जिन्हें मार्च में रशिया के ऑफिशियल्स ने कैप्चर कर लिया था। ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट्स। और यूक्रेन का ये कहना है कि फाइनली हमने इनको रेस्क्यू कर लिया है, जो टॉर्चर चेम्बर में ये जो थे वहाँ से। देखिए ये कोलंबो यानी कि श्रीलंका को एक बहुत टफ स्पॉट में डालता है, क्योंकि इनका रशिया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। तो अगर आप ये चीज़ यूक्रेन को महान बता देते हैं कि थैंक यू आपने हमारे बच्चों को बचा लिया, तो फिर रशिया के साथ जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास ऑयल नहीं है, आप सस्ता ऑयल किससे चाहते हो, रशिया से, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।